नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी ऑडियो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने कल देखा था पंचायती राज से संबंधित जितने भी समितियां थी उसके बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम 73 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 73 अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित कौन कौन सी सरकारों ने कौन कौन से काम किया इसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज का संवैधानिकरण के प्रयास। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें की गई, इस सब चीजों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सरकार ने प्रयास किया उसका नाम था राजीव गांधी सरकार। मैंने कल बताया भी था कि 64 अमेंडमेंट वो पहला अमेंडमेंट था जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण के लिए पहला प्रयासरत एक एक्ट था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले जो सरकार थी उसने राजीव गांधी सरकार थी। ठीक है, राजीव गांधी सरकार सिंघवी समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु, अब देखिए सिंघवी समिति की स्थापना उस समय कब की गई थी, तो हमने कल पढ़ा था, बैक से एक ट्रिक बनाया था, आपको बताया गया था कि 1806 में सिंघवी समिति लाई गई थी। अब इसी सिंघवी समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु पहली बार जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। लोकसभा में तो इसको प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से पारित भी हो गया, लेकिन जब इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो वहां पे हंगामों के बावजूद वहां पे ये एक्ट वहां पे पास नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों सदनों में इसको क्या करना चाहिए था, एक विशेष बहुमत से इसको पारित करना था, तो वहां पे ये पारित नहीं हुआ राज्यसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राजीव गांधी सरकार के बाद जो दूसरी सरकार थी वो वीपी सिंह सरकार, जो मंडल कमीशन 1979 में बना था, उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने वाला वो एक सरकार थी जिसका नाम था वीपी सिंह सरकार। इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जब इसने संवैधानिकरण की बात को तेजी से लागू करने के लिए सितंबर 1990 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। ठीक है, वीपीसी की सरकार 1989 से 19 के बीच में इसकी सरकार रही। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन सरकार आई, नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, इसने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं को एक मूर्त स्वरूप देने का कार्य किया, तो वो था नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, तो तीन सरकारें थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए प्रयास किया। आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी सरकार थी जिसने संवैधानिकरण पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण करने के लिए पहला कदम अपनाया था, तो वो था राजीव गांधी सरकार, दूसरे में आएगा वीपी सिंह सरकार। लेकिन ये दोनों सरकारें सफल नहीं हो पाई, जो सफल हुई उसका नाम था नरसिम्हा राव सरकार। तो नरसिम्हा राव ने सितंबर 1991 में लोकसभा में प्रस्तुत किया और पूरे एक साल इसमें संसद में इसमें विचार विमर्श किया गया। उसके बाद ये 1992 में ये लोकसभा में पारित हुआ। तो अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हो गया। ठीक है, आपको पूछ देगा, ये तीनों सरकारों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया इसको देखते हैं। जैसे कि हम संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग में उसमें भाग 9 में जो जोड़ा गया उसमें था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें भी किसमें, भाग 9 में 9, इसको और एक क्लासिफिकेशन करिएगा तो 9 है, उसके बाद 9 क है, उसके बाद 9 ख है। 9 में क्या है, पंचायती राज है। 9 क में क्या है, तो इसमें नगरीय निकाय है। और 9 ख में क्या है, तो ये सहकारी समितियां। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि 9 में जोड़ा गया लेकिन किस में था, तो 9 में ही था, पंचायती राज में। ठीक है, देखते हैं इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई। जैसे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो
8 अनुसूचियां थी, ठीक है। उसमें से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो जो 11वीं अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए, तो इसमें जो विषय जोड़े गए उसकी संख्या थी 29 विषय। 29 विषय इसमें जोड़े गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, ये बहुत बार बार आया है क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय उस एक्ट पे किसने साइन किया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उसमें साइन किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव था, ठीक है। अब आते हैं, अब ये जो एक्ट आया वो किन किन डेट पे, किन किन रूपों में ये पारित हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, कोर्ट वर्ड में आता है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोकसभा द्वारा पारित, तो सितंबर 1991 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा से क्या हुआ, पारित हुआ। इस डेट को आपको याद रखना है, 22 दिसंबर, ठीक है। तो एक साल तक इसमें विचार विमर्श किया गया और 92 में इसमें पारित हो गया। उसके बाद राज्यसभा द्वारा पारित कब, तो एक दिन बाद राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया, उसी दिन प्रस्तुत हुआ। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ, तो ये राष्ट्रपति हस्ताक्षर बहुत लेट से करेंगे, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। अब ये इसका प्रभाव क्या, कब से प्रभावित हुआ ये, तो भारत में ये लागू कब हुआ, ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। 20 अप्रैल को इसमें महामहिम जी ने इसमें साइन किया और ये 24 अप्रैल को 1993 को इसने क्या किया, पूरे भारत भर में ये लागू हो गया। तो ठीक है, 24 अप्रैल को हम कौन से दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसी दिन अभी 2019-20 में इसमें कौन सी योजना चालू की गई है, स्वामित्व योजना चालू की गई थी, यह डेट आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो आगे इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, तो प्रावधान, संविधान में जो प्रावधान किया गया, भाग 9 तो जोड़ा गया जैसे ही हम पढ़ के आए हैं। अब इसमें जो उपखंड जोड़े गए, अनुच्छेद जोड़े गए, उसकी संख्या का पूछा जाता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी इसमें अनुच्छेद कहां से कहां है, इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, इसमें 15 नवीन अनुच्छेद जोड़े गए 9 में, ठीक है। 243 ए से 243 ओ तक, ये ओ है, ठीक है, 243 ए से 243 ओ तक इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। अब इस 29 विषय में कौन कौन सा विषय था, जिसमें 29 विषयों को आप क्रम से तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो पहला विषय है और दूसरा विषय है इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता कोड वर्ड में आ जाए। तो इसका पहला जो विषय था वो था कृषि था, ठीक है। दूसरा जो विषय था वो भूमि विकास था, भूमि विकास। इसको याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 ही याद रखिए, पहला जो विषय था वो कृषि था, दूसरा विषय था वो भूमि विकास था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज अधिनियम कहां लागू नहीं होते। अब देखिए, पंचायती राज अधिनियम कहां लागू होता है, तो ये लागू होता है आपका केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली क्या है, हमारी एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रेंज है, भारत की राजधानी है, तो वहां पे पंचायती राज तो लागू नहीं होगा क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली बस में लागू नहीं है, ये अपनी राजधानी रायपुर में भी ये लागू नहीं है, केवल राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बस लागू नहीं होता, बाकी जितने भी हैं ग्रामीण क्षेत्र वहां पे लागू होता है, ठीक है। तो शहरी स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पंचायत, नगर पंचायत में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या एक प्रचलन है, गोदी, हम लोग जिसको नरेगा बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में गोदी बोलते हैं, गोदी खन्ना, जो अभी चैनल कटाई के बाद ये सब चालू हो जाता है, ठीक है। ये नगर पंचायत में हमको देखने नहीं मिलता, ये सिर्फ देखने को मिलता है हमें ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, ठीक है। नगर पालिका में भी ये पंचायती राज लागू नहीं है, ठीक है, नगर निगम में भी नहीं है, महानगरों में भी नहीं है, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुल 5 राज्य और या फिर केंद्र शासित क्षेत्र को मिलाकर कुल 5 ऐसे राज्य है जहां पर ये लागू नहीं है। अब इसको याद रखिएगा, इसको पूछा होगा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूटी में एक आता है आपका दिल्ली, दिल्ली में ये
लागू नहीं है। दिल्ली को 4 नगर निगमों में बांटा गया है जैसे कि आप जानते हैं, तो वहां पे किसी भी नगर निगम में ये लागू नहीं है। इसमें थोड़ा सा अपवाद है, दिल्ली में गांवों की संख्या अप्रोक्सीमेटली, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है, 390 गांव है वहां पे दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली क्या है कि पूरी तरह से एक शहरी क्षेत्र है, उसमें 390 गांव है, लेकिन कायदे से यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। लेकिन एनसीआर का दर्जा जब 1991 में इसको दे दिया गया तो ये नेशनल कैपिटल रेंज बन गया। इसी कारण से इसमें 390 गांव में पंचायती राज व्यवस्था को भी इसमें लागू नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे लागू किया जा सकता था अगर एनसीआर नहीं होता तो। ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए 6वीं अनुसूची के राज्य, वो 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या नहीं है, ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। AMTM बोलते हैं इसको, AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे क्या लागू है? यहाँ पे लागू है भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, स्वायत्त जिला परिषद बोलते हैं। ये चारों राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लागू है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 4 राज्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे लागू है, जहां पे वहां पे प्रशासन इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अलग से फंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दिल्ली, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाग 9 के अनुच्छेद, अब ये भाग 9 के अनुच्छेद को बहुत बार पूछा गया है। आपको सिर्फ एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा, जैसे कि 243E क्या है, अब इसको आपको मिलाने के लिए बोल दिया जाएगा या फिर स्पेशल इसका आंसर पूछ दिया जाएगा। आ चुका है, पीएससी में भी आ चुका है और व्यापम में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। ये 15 कुल अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 15। ठीक है, ये 243A से O तक है ये। ठीक है, ये पूरा 15 अनुच्छेद है। ठीक, तो पहले जो 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। अगर आप कोडवर्ड में इसको या फिर ट्रिक में याद करेंगे तो एक सिंपल सी एक चीज है, इसको आप एक बार रट लीजिएगा या फिर बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। BSR TDP T5, ये एक ट्रिक है, ये बहुत ये है, एसएससी वाले बहुत इसको रट चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। BSR TDP T5। तो जैसे कि 234 पंचायत का गठन, गठन में ये बिल्ट आ गया, बिल्ट मतलब होता है गठन। ठीक है, उसके बाद पंचायतों की संरचना, तो S से होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद R से क्या होता है, सीटों का आरक्षण, R से आरक्षण 243D में। उसके बाद 243E में पंचायतों का कार्यकाल, तो T से टाइमिंग होता है। ठीक है, उसके बाद 243F में पंचायतों के लिए निर्हरता। ठीक है, तो D आएगा इसके बाद, तो ये होगा आपका डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद 243 में शक्तियों की बात, ये G है, तो पार्ले जी खाते हैं, पार्ले जी खाने से क्या होता है, पावर आता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। जी से, पार्ले जी से शक्तियां के बारे में बात किया गया है, तो ये पावर की बात होगी। उसके बाद 243M, यहां पे H होगा ये। ठीक है, 243H में कर अधिरोपण करने की शक्ति, तो फिर से आगे बढ़ा दिया, T से टैक्स होता है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज्य वित्त आयोग। F से होता है आपका फाइनेंस। ठीक है, 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। अब देखिए पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, इसको ये कर दिया गया है, इसका और बढ़ा दीजिए। I के बाद क्या आता है, 243J, ये हो जाएगा K, और ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये आगे की है, जो मेन जो आपको याद करना है वो I तक ही याद करना है, बाकी की जो अनुच्छेद है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। 15 अनुच्छेद आप याद भी नहीं कर सकते, तो I तक आप याद करिए। ठीक है, तो A से हो गया ग्राम सभा, B से हो गया बिल्ट मतलब पंचायतों का गठन, C से हो गया आपका पंचायतों की संरचना, S हो गया, स्ट्रिक को पुट कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिएगा, बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। 243T में आरक्षण रिजर्वेशन की बात की गई है, 243E में पंचायत के टाइमिंग की बात की गई है, कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। उसके बाद G से पार्ले जी से
पावर की बात की गई है, 243 एम में कर अधिरोपित करने की, एच में कर अधिरोपित करने की शक्ति, 3 से टैक्स की बात की गई, ठीक है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग की बात की गई है एफ में, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ये सब ये चीज हो गया, लेकिन एक बीच में आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या होगा कि पंचायती राज के लिए जो 73 अमेंडमेंट लाया गया था, 73 अमेंडमेंट ये जो लाया गया था, इसमें 2 प्रकार के कंक्लूजन रखे गए थे, निष्कर्ष निकल के वही आया था। एक है आपका इसका बाध्यकारी प्रभाव, और ये होगा एक आपका वैकल्पिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाध्यकारी में जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि रिजर्वेशन की बात की गई, आपका रिजर्वेशन की बात किया गया, जनसंख्या के अनुपात में आप रिजर्वेशन दीजिए, इसकी बात की गई है। और त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई, जैसे कि त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई, इसको आप बाध्यकारी मान सकते हैं। हर मतलब राज्य को आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा उसके जनसंख्या के अनुपात में, ये बाध्यकारी था, त्रिस्तरीय होना ही चाहिए, बाध्यकारी था। इसमें एक अपवाद की बात है, जैसे कि 20 लाख से अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहां पे 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। तो वो 2 स्तर क्या थे, उसमें जो जनपद पंचायत स्तर है उसको काट दिया गया और सिर्फ जिला परिषद और ग्राम पंचायत की बात कही गई, जैसे कि मणिपुर नहीं, मिजोरम में ये व्यवस्था अभी भी लागू है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि त्रिस्तरीय हो, लेकिन उसमें एक अपवाद जोड़ दिया गया है, जो 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वहां पे त्रिस्तरीय संरचना जरूर होनी चाहिए, और जो कम है उस पर आप द्विस्तरीय संरचना रहेगी, ठीक है। कार्यकाल को भी बाध्य किया गया। और वैकल्पिक में क्या किया गया, जैसे कि रिजर्वेशन ये तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसको राज्यों पे छोड़ दिया गया कि वहां की जनसंख्या जैसी रहेगी उस हिसाब से ये किया जाएगा। तो हर राज्य ने क्या किया, अपने अपने अनुसार से उसने एक्ट पारित किया और अलग अलग उसमें कंडिकाएं जोड़ी, है ना। देखिएगा हर राज्य का पंचायती राज में जो लोकल बॉडी है उसका नाम अलग अलग मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है। वही अगर यूपी वगैरह में जाओगे तो वहां पे अलग ही क्षेत्र पंचायत होता है, मंडल पंचायत होता है, तो अलग अलग बात है। तो वो अपने अपने स्तर पे ये किया जाएगा। और दूसरे चीज को एक बात बताना चाहूंगा कि जो पंचायती राज है उसको लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का क्या था, अविभाजित मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो छत्तीसगढ़ भी देश का प्रथम राज्य है जिसने पंचायती राज अधिनियम पारित किया, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पूर्व नाम इसका क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये इसका पूर्व नाम है। और बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया, जब विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 आया तो इसको अलग नाम दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व नाम तो ये हो गया, उसके बाद कब पारित हुआ, तो 1993 में विधानसभा द्वारा पारित हुआ, इसको याद रखिएगा। अब विधानसभा के पारित कब हुआ, तो ये 30 दिसंबर को ये विधानसभा से 1993 को ये विधानसभा से पारित हुआ, ठीक है। विधान परिषद की संरचना एमपी गवर्नमेंट में नहीं थी, एमपी जो विधान मंडल है उसमें नहीं थी, तो विधान परिषद तो होगा नहीं इसमें, तो एक बार में ही मतलब 30 दिसंबर को 1993 को इसको पारित कर दिया गया। अब राज्यपाल का हस्ताक्षर कब किया गया, 24 जनवरी 1994 को, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, ये 24 जनवरी 1994 को इसमें हस्ताक्षर किया। लेकिन राज्य में इसको प्रकाशित कब किया गया, गैजेटियर में कब प्रकाशित किया गया, ये 25 जनवरी को, एक दिन बाद इसको 25 जनवरी 1994 को इसको प्रकाशित किया गया। और ये पूरे संपूर्ण अविभाजित मध्य प्रदेश में ये लागू इसी डेट से लागू हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश है, ये अविभाजित है, अविभाजित मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम पारित किया, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद जो ये एक्ट है उसको एज इट लाने के लिए, जो कॉपी करने के लिए विधियों का अनुकूलन आदेश लाया गया। अनुकूलन मतलब क्या होता है, ढालना, जो चीजें पहले से थे उसके अनुरूप अपने को ढालना, ये कहलाता है अनुकूलन, ठीक है।
तो विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 लाया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये लाया गया। और कब बना ये बना था आपका 7 जून 2001 को राजपत्र बना था। ये 7 जून 2001 को बना था, लेकिन राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो 11 दिनों बाद 18 जून 2001 को ये प्रकाशित हुआ। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ आपका, लागू जो हुआ 1 नवंबर 2000 को ये लागू हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को लागू हुआ, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंफ्यूज होने के लिए दे दिया जाएगा कि ये लागू कब हुआ विधियों का अनुकूलन आदेश। देखिए विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 में बन रहा है, लेकिन लागू हो रहा है 1 नवंबर 2000 को हो रहा है। तो ये भूत लक्ष्य विधि है जो पहले प्री टाइम से, मतलब पहले टाइम से लागू हो रहा है। इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 2001 दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? इसी को मार के आओगे आप, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 से विधियों का अनुकूलन आदेश लागू हुआ और इसी दिन से छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। मतलब यही इसी दिन से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 यहां से लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विधियों का अनुकूलन आदेश में क्या क्या प्रावधान किया गया था। अब इसमें प्रावधान किया गया था मध्य प्रदेश शब्द, जहां जहां पर मध्य प्रदेश शब्द है वहां वहां पर किस शब्द का उपयोग किया जाना है? तो छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया जाना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, 1993 में जब बना था तो उस समय छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था, मध्य प्रदेश का अस्तित्व था। तो जहां जहां मध्य प्रदेश था उसके जगह में छत्तीसगढ़ शब्द को प्रतिस्थापित करना था, इसका एक प्रावधान था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2000 से पहले जो भी संशोधन विधानसभा द्वारा किए गए वह यथावत रहेंगे, ठीक है। इस चीज को आप अपने माइंड पे एक प्रेशर डालिए कि क्या बोलना चाह रहा है कि 31 अक्टूबर 2000 से पहले, और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर को, ये 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो उससे पहले जितने भी अमेंडमेंट आए होंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, उसको क्या किया गया है? जो जितने भी अमेंडमेंट आए हैं उसको यथावत रखा गया है। अब 1 नवंबर 2000 से जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा संशोधित किए गए जितने भी नियम है वो अमेंडमेंट होंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। अब हम आगे जो चालू करेंगे, कल से एक नई क्लास आएगी, वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे आएगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसके अनुरूप हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो अध्यायों की संख्या इसमें थी 15, ठीक है, अध्यायों की संख्या इसमें 15 थी। अनुसूची था 4, ठीक है, अनुसूची 4 है इसमें, और धाराएं इसमें 132 है, ठीक है। ये जब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये सब भी है, एजेड जो चीजें हैं वो, लेकिन इसमें कई अनुच्छेद या फिर धाराएं अभी भी अप्रासंगिक हो चुकी है। उसको अमेंडमेंट के द्वारा इसकी संख्या कम हो चुकी है, लेकिन अभी जो मूल रूप में है उसी को पूछा जा रहा है, कितना इसमें धाराएं है, कितना अध्याय है, कितना अनुसूची है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो हम नए क्लास में आएंगे तो हम सीधा आएंगे अपना जो अध्याय के अनुसार से हम क्लास लेंगे, जो 15 अध्याय है इससे चालू करेंगे, और धाराएं है धारा नंबर 1 से चालू करेंगे। कल से एक नई क्लास आएगी, जो पहले हमारी क्लास आएगी वो ग्राम सभा रहेगी, ठीक है। आगे हम उसी का क्लास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आगे अब मिलते हैं कल, ठीक, थैंक यू।